ये फाइट सोलो लेवलिंग में वन ऑफ द बेस्ट फाइट मानी जाती है क्योंकि इस फाइट में तुम्हें एंटरटेनमेंट के साथ साथ जिनवू की गुस्से वाली फॉर्म देखने को मिलती है, जिसे देख करके तुम्हें पता चलता है कि जब जिनवू गुस्से में होता है तब वो क्या कुछ कर सकता है। और इस वीडियो में तुम्हें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। पार्ट 1 द चोजन पाथ। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जब जिनवू अपना शैडो एक्सचेंजिंग की स्किल को यूज कर चुका होता है और उसके पास अभी 2 घंटे बचे हुए होते हैं, क्योंकि अब वो 2 घंटे तक उस स्किल को यूज नहीं कर सकता है। और शैडो एक्सचेंज वही स्किल है जिसकी मदद से जिनवू अपनी शैडोज के बीच में एक्सचेंज हो सकता है और लोगों को लगता है कि वो टेलीपोर्ट हो गया है। और इसी के बारे में जिनवू सोच रहा होता है और वो सोचता है कि अब मेरे पास 2 घंटे हैं, तो क्यों ना मैं मिस चाओ को फोन लगा लूं। पर इसके बाद सोचता है कि नहीं, शायद मुझे उन डंजन्स के बारे में पता लगाना चाहिए और उनमें जाके लेवल अप करना चाहिए जिनको अभी तक किसी ने ढूंढा ही नहीं है। तभी हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टोफर रीड, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, उसका होता है, जिसकी नींद टूटती है और वो बाहर चल करके आता है और एक ग्लास ऑफ वाइन उठाता है और उसको नीचे जमीन पे फेंकता है। लेकिन इसके बाद ही वो नोटिस करता है कि जैसे ही उसने वो गिलास नीचे फेंका, उसके टूटने की आवाज नहीं आई, लेकिन ग्लास टूट गया। इसके बाद ही वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और तभी वो जोर से चिल्लाता है, तुम जो कोई भी हो सामने आओ। तभी वहाँ पे एक मोनार्क अपीयर होता है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया होता है। और तभी क्रिस्टोफर रीड के पीछे से 2 और मोनार्क आते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफर रीड कहता है कि तुमने क्या ये मजाक समझ रखा है, मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और अब तुम में से एक तो जरूर मेरे हाथ से मारा जाएगा। और इसके बाद ही क्रिस्टोफर रीड ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ट्रू फॉर्म में। तभी मोनार्क भी समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि इसने स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज किया है और कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इसी के बाद ही इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिनवू एक प्लेन में बैठा है और उसके साथ एडम वाइट आकर के बैठ जाता है। और एडम वाइट जिनवू को एक लैपटॉप के अंदर एक वीडियो दिखाता है जो कि क्रिस्टोफर रीड की होती है, क्योंकि वो अब मारा जा चुका है। और एडम वाइट जिनवू को एक फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि हमें शक है कि इसी इंसान ने क्रिस्टोफर रीड को मारा होगा। और ये फोटो और किसी की नहीं, जिनवू के फादर की होती है, जिसे देखने के बाद जिनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी रूलर्स अथॉरिटी की मदद से वो क्रिस्टोफर रीड को हवा में ही उठा देता है और उस फोटो को भी वहीं पर ही पिचका देता है। और एडम वाइट से कहता है, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे अगर ये कोई मजाक है तो। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि एडम वाइट कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो लिटरली फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का चीफ हेड है। तो इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना लिटरली तुम्हारा हंटर्स का लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है। और जिनवू ने इसे यहाँ पर हवा में उठा रखा है। इसके बाद ही एडम वाइट हवा में ही लटके हुए जिनवू से कहता है कि इस आदमी की जिसकी तुमने अभी तस्वीर देखी है, ये रिसेंटली एक डंजन से इमर्ज्ड हुआ है, तो ये हो सकता है वो पर्सन नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो। जिसके बाद जिनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर रीड को मेरे फादर ने मारा है। और इसी के बाद ही जिनवू अपनी रूलर्स अथॉरिटी को रिलीज कर देता है और एडम वाइट को जमीन पर रख देता है। और इसके बाद एडम वाइट बताता है कि जिसने भी क्रिस्टोफर रीड को मारा है वो उसको मारने के बाद वहाँ से जा चुका है। जिसके बाद जिनवू कहता है, तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई। जिसके बाद एडम वाइट घबरा जाता है और जिनवू से कहता है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहाँ पे काफी सारी गिल्ड आने वाली हैं, जिनमें से मेजोरिटी गिल्ड्स को ये बात पता चल चुकी है और हो सकता है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में इस आदमी का फोटो दिखाएं। और मैं चाहता हूँ कि जब उसका फोटो दिखाया जाए तो तुम पैनिक न कर जाओ, इसलिए तुम्हारा वेल विशर होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर ही ये फोटो दिखा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा था कि कॉन्फ्रेंस के बीच में अगर तुम्हारे फादर की फोटो दिखाई जाती तो तुम काफी गलत कदम भी उठा सकते थे। जिसके बाद जिनवू सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फादर जो कि 10 साल पहले गायब हो गए थे, अब वो एक मैजिक बीस्ट बन के वापस आए हैं। जिसके बाद ही एडम वाइट सिर्फ ये सोचने लगता है कि मेज टाइप हंटर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके पास कुछ अलग ही टाइप की पावर्स हैं। इसका लेवल एकदम अलग है। मुझे लगता था सिर्फ नेशनल लेवल हंटर्स के पास ही इतनी ज्यादा टेलीकिनेसिस की पावर होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंसान जरूर 6th नेशनल लेवल हंटर होगा। मुझे जल्दी से जल्दी डेप्यूटी डायरेक्टर को ये बात बतानी होगी। इसी के बाद ही हमें अमेरिका के अंदर एक स्कैवेंजर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का नेशनल लेवल हंटर होता है। और थॉमस आंद्रे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर है अमेरिका का, जिसको उसकी सेक्रेटरी आके ये बताती है कि जिनवू यहाँ पर जल्द ही आने वाला है। जिसके बाद ही थॉमस आंद्रे के गेट पर कोई आता है, जिसे मुड़ के थॉमस आंद्रे देखता है और उससे कहता है, मैं तुमसे ही बात
करना चाह रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिनवू से उलझना मत। और ये बंदा और कोई नहीं हॉन्ग डोंगसू होता है, हॉन्ग डोंगसुक का भाई, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। जिसके बाद ही थॉमस आंद्रे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे भाई और जिनवू के बीच में क्या हुआ था और मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा शक है कि जिनवू ने ही वो सब किया था। इसके बाद हॉन्ग डोंगसू कहता है कि अगर आपको पता है तो आप ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी है। और वहां से जाते हुए डोंगसू से दोबारा कहता है कि मैं दोबारा से तुमसे कह रहा हूँ, जिनवू से पंगा मत लेना। जाओ जाके कहीं विला में अपनी वेकेशन एंजॉय करो जब तक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। जिसके बाद ही डोंगसू वहां से चला जाता है, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। इसके बाद ही जिनवू कॉन्फ्रेंस में आ चुका होता है और सारे हंटर्स उसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद ही उनमें से एक हंटर जिनवू को देखता है और उसके साथ चल रहे हंटर से कहता है कि तुमने क्या वो देखा। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि क्या देखा। जिसके बाद ही वो हंटर कहता है कि मुझे लगता था जिनवू दूसरे डायमेंशन से अपनी शैडोज को समन करता है, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन से समन नहीं करता। इनफैक्ट वो ने अपने साथ लेके चलता है और इस साइज की आर्मी के साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स पर एक जंग ऐलान कर सकता है। जिसके बाद ही जिनवू को कुछ लोग अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और जिनवू के साथ जिन्हो भी आया हुआ होता है, जिसको भी तुमने सीजन 1 में देखा था। और जिनवू उन लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन जिन्हो को वो लोग बाहर रेस्ट करने के लिए कह देते हैं और जिनवू को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जिसके बाद जिनवू पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद ही वो बंदा जिनवू से कहता है कि अभी तो चीजें काफी ज्यादा शांत है, क्योंकि क्रिस्टोफर रीड की मौत को हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसे हंटर की नीड होगी जो कि उसकी जगह को फिल कर सके। जिसके बाद जिनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कैंडिडेट मैं हूँ। जिसके बाद वो बंदा अपना सर हिला करके जिनवू को कहता है कि ऑब्वियसली वो तुम ही हो। और इसी के बाद वो जिनवू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा एक रूइन स्टोन आखिर होता क्या है। उसकी स्ट्रेंथ लिटरली एक बीस्ट की तरह ही होती है जो कि उससे निकला हुआ होता है, और हम चाहते हैं कि एक रूइन स्टोन जो कि हमारे पास है उसको तुम रखो। और ये रूइन स्टोन और किसी का नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले मॉन्स्टर का है, इनफैक्ट ड्रैगन का है। और ये ड्रैगन और कोई नहीं कामिश है। और करंटली हम लोग उसके राइटफुल ओनर को ढूंढ रहे हैं जो कि उसकी पावर को हैंडल कर सकता है। और ये रूइन स्टोन हमें कामिश के स्केलेटन से ही मिला था। जिसके बाद जिनवू कामिश के स्केलेटन को देखता है और इसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जिसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो जहाँ पर कामिश के स्केलेटन को रखा है। तभी इन लोगों के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी को कामिश का स्केलेटन नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन जिनवू किसी तरह उस बंदे को मना लेता है कामिश के स्केलेटन वाली लोकेशन पर ले जाने के लिए। इसके बाद ही हमें वो लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर कामिश का स्केलेटन रखा हुआ होता है और वहाँ पर जिनवू आ चुका होता है, जिसे देख करके जिनवू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को उस पर यूज करता है और कामिश के स्केलेटन के पास जाकर के कहता है अराइज। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिसके बाद जिनवू दोबारा से एक बार अराइज बोलता है, लेकिन इस बार दोबारा से शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। लेकिन थर्ड बार ट्राई करने पर शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कामिश का शैडो एक्सट्रैक्शन। और लिटरली ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसको देखने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कामिश अपना एक हाथ ही उस गिलास पर रखता है और वो गिलास टूट जाता है। और ये गिलास कोई ऐसा वैसा गिलास नहीं होता है, ये टेम्पर्ड गिलास बना होता है टॉप रैंकिंग हंटर्स के माना से, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई बीइंग उसके आर पार ही नहीं जा सकता था। लेकिन कामिश का एक हाथ ही इसे तोड़ने के लिए काफी था। और इसी के बाद कामिश बहुत तेजी से चिल्लाता है और अपना अटैक बनाता है। लेकिन इसके बाद ही जिनवू कहता है बहुत हुआ, वो इसेंस स्टोन जो कि तुम्हारे स्किल के अंदर लगा हुआ था वो काफी पहले ही जा चुका है, तुम्हें रूलर्स की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब होते हुए वहाँ के सारे लोग देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि जिनवू एक बीस्ट की लैंग्वेज में कैसे बात कर रहा है, आखिर वो यहाँ पर करना क्या चाहता है। जिसके बाद ही कामिश कहता है तो ऐसा फील होता है शैडो मोनार्क की आर्मी में ज्वाइन होकर के, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सर्वेंट हूँ जिसने ड्रैगन किंग को भी सर्व किया है और अब मैं अपना सर न्यू मोनार्क के सामने झुकाता हूँ। जिसके बाद जिनवू उससे पूछता है कि क्या तुम पहले ड्रैगन किंग को सर्व करते थे। जिसके बाद कामिश कहता है यस माइली, मैं पहले एक सर्वेंट था किंग ऑफ बजर्क ड्रैगन्स का, जो कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद ही जिनवू कुछ सेंस करता है और वो सेंस करता है बहुत ही ज्यादा रेज। और इसी के बाद जिनवू कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक शैडो सोल्जर के पास इतना स्ट्रॉन्ग ईगो हो सकता है। इसका लेवल अभी तक के सारे बीस्ट से काफी ज्यादा है जिनसे भी मैंने अभी तक फाइट की है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। जिसके बाद ही कामिश कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे अब आपसे फेयरवेल कहना होगा माय लीग। जिसके बाद जिनवू कहता है कि क्या शैडो मोनार्क की पावर तुम्हारे 8 साल के टाइम स्पेन को ओवरकम नहीं कर सकती। इसी के बाद कामिश जिनवू को यह भी बताता है कि ऐसे 4 ह्यूमंस भी हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर को बोरो किया
किया था उन लोगों से सावधान रहना। और इसी के बाद कामिश का शैडो एक्सट्रैक्शन भी टूट जाता है और जिनवू वहाँ से डिसअपॉइंट होकर जाने लगता है और लिटरली अपना हाथ एक दीवार पे मारता है और वो दीवार भी टूट जाती है। जिसके बाद जिनवू वापस से उसी कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और जिन्हो के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर जिनवू को पता चलता है कि जिन्हो को एक कॉल आया था जो कि जिनवू का ही था और उसने जिन्हो से कहा था कि वो उसका इंतजार ब्यूरो पर कर रहा है। जिसके बाद ही जिनवू कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने तो उसे फोन लगाया नहीं था। जिसके बाद ही वहाँ पर एक बंदा आता है और जिनवू से कहता है कि एक हंटर स्कैवेंजर गिल्ड का यहाँ पर आया था 2 घंटे पहले और उसने जिन्हो के बारे में पूछा था और वही जिन्हो को अपने साथ लेकर के गया था। जिसके बाद ही वो बंदा स्कैवेंजर गिल्ड को फोन लगा करके उनसे डायरेक्टली पूछने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्वू जिन्हो को ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुका होता है और कहता है कि जिन्हो के ऊपर मैंने अपना शैडो सोल्जर को असाइन ही नहीं किया था, अगर मैंने किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और लिटरली अपनी पूरी शैडो आर्मी को उस सिटी के ऊपर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि जा करके जिन्हो का पता लगाओ कि आखिर जिन्हो है कहाँ पर। और इसी के बाद हमें थॉमस आंद्रे भी दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि लगता है कि ये सब उसी का किया धरा है, जाओ जल्दी से हुआन डोंगसुंग को ढूंढो, इससे पहले उसे जिन्वू ढूंढ ले। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू एक टेरेस पर खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा होता है अपनी शैडो आर्मी के थ्रू। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2 ट्रायल ऑफ पावर। तो जिन्वू टेरेस पर खड़ा होकर के ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी तक सिर्फ एक क्लू है कि जिस भी बंदे ने जिन्हो को वहाँ से उठाया है वो स्कैवेंजर गिल्ड का आदमी था, तो कहीं इसके पीछे हुआंग डोंगसुक का भाई हुआन डोंगसू तो नहीं। वो पहले से इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आऊं वो मुझसे अपने भाई की मौत का पता लगा ले, क्या उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद ही हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है और वो कहता है कि उस पागल हंटर ने आखिर ऐसा किया क्यों। नहीं, हुआन डोंगसू एक एस रैंक हंटर है, उसे जरूर डिफरेंस पता होगा अपनी पावर का और जिन्वू की पावर का। इसी के बाद ही थॉमस आंद्रे अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि हुआन डोंगसुक की लोकेशन मुझे भेजो कि इस टाइम पर वो कहाँ पर है। और थॉमस आंद्रे को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी को पहले ही बोल दिया था कि हुआन डोंगसुक की लोकेशन को पहले से ही ट्रेस करके रखो कि वो कहाँ कहाँ पर जाता है। जिसके बाद वो थॉमस आंद्रे को 3 लोकेशन भेज देती है कि जहाँ पर उसको लगता है हुआन डोंगसुक गया होगा। और इसी के बाद थॉमस आंद्रे सारे स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर्स को कह देता है कि जाओ जल्दी से हुआन डोंगसुक को ढूंढो और जहाँ पर भी वो मिल जाए मुझे कांटेक्ट करो। जिसके बाद वो सारे मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि सारे गिल्ड मेंबर्स को बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट जिनको रेड्स में भेजा जा रहा था उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद ही हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगसू ने जिन्हो को रखा होता है और लिटरली उसे काफी बुरा पीट रखा होता है। वहीं पर ही डोंगसू जिन्हो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा अगर तुम मुझे बता देते हो जो कुछ भी मुझे जानना है। गिल्ड मास्टर ने मुझे वॉर्न किया था जिन्हो के साथ उलझने से, लेकिन मैं स्टार्टिंग उससे करने ही नहीं वाला था। आफ्टर ऑल उसके अलावा भी एक पर्सन है जो कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। और इसी के बाद वो जिन्हो से कहता है कि संग जिन्वू ने ही मेरे भाई को मारा है, अगर ये एक बार ये बोल दे तो मेरा जिन्हो से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ यही वर्ड सुनने हैं इसके मुंह से। और इसके बाद जिन्हो को वापस से मारना स्टार्ट करता है और उससे कहता है उठ जा। जिसके बाद लिटरली जिन्हो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और वहाँ पर डोंगसू के अलावा 2 और हंटर्स होते हैं जो कि डोंगसू से कहते हैं देखने से ऐसा लगता है कि ये एक टैंक है क्योंकि हमारे फिजिकल हमलों को ये काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है, और अगर ऐसा किसी एवरेज पर्सन के साथ होता तो वो अभी तक मर चुका होता। तो देखने से लगता है ये काफी पावरफुल टैंक होगा। और इसे सुनने के बाद डोंगसू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन्हो से कहता है कि इस बंदे को तू देख सकता है मेरे पीछे, ये एक बहुत ही स्किल्ड हीलर है, जितनी भी बार तू मरने को होगा उतनी बार ये तुझे वापस से जिंदा कर देगा और तुझे ये एंडलेस पेन बार बार फील होगा। और ये फैक्ट्री 5 साल से बंद है, इसका मतलब तेरी आवाजों को यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा और तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। जिसके बाद ही जिन्हो कहता है पहाड़ में जा। जिसे सुनने के बाद डोंगसू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिन्हो पर अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी डोंगसू को एक प्रेजेंस फील होती है और उसकी नजर जाती है वहाँ की मेन एंट्रेंस पर। यहाँ का दरवाजा ऑलरेडी किसी बंदे ने तोड़ दिया होता है और देखने से ये एक ऑर्क लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद डोंगसू को लगता है कि जरूर आसपास में कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा और ये मॉन्स्टर वहीं से निकल करके आया है, इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और डोंगसू उस ऑर्क पर हमला करने जाता है काफी तेजी से, जिसे देखते ही वो ऑर्क काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है एक्सचेंज। जिसके बाद ही हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी रोको, लगता है वो स्टार्ट हो चुका है। और गाड़ी से निकल करके अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट वही लोकेशन
लोकेशन पर मिलूंगा, सारे बंदों को लेकर वहीं पर ही आ जाना। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने शैडो एक्सचेंज की मदद से डोंग सुक का पता लगा लिया है और डोंग सू पर अपना एक पंच भी मार दिया है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जो 2 हंटर्स होते हैं वो भी थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और जिन्हों काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। लेकिन डोंग सू की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर जिनवू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसी के बाद जिनवू जिन्हो को एक हीलिंग स्पेल देता है जिसे जिन्हो ड्रिंक करता है। लेकिन तभी जिनवू को एक नोटिफिकेशन आती है कि हीलिंग पोशंस यूज नहीं हो सकते हैं अगर बंदे की हेल्थ 10% की एचपी से नीचे है तो। जिसके बाद जिनवू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखते ही उन 2 बंदों की तो लिटरली फट जाती है। और इसी के बाद ही जिनवू काफी गुस्से में चिल्लाता है, जिन्हो को हील करो। जिसके बाद ही वो बंदे कहते हैं कि हम कोरियन नहीं बोल सकते, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। जिसके बाद पीछे से डोंग सुक कहता है कि ये बंदा तुम्हें उस बच्चे को हील करने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसके बाद ही जिनवू कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, जिन्हो को हील करो। जिसके बाद ही वो बंदा कहता है कि उसके लिए तुम्हें हमारे बॉस से पूछना होगा। लेकिन जिनवू यहाँ पर किसी से पूछने नहीं आया होता है, लिटरली वो उस हीलर का सर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। और ये होते देख दूसरा हंटर बोलता है कि मिस्टर हुआंग, तुमने कभी मेंशन ही नहीं किया था कि संग जिनवू इस चीज में इन्वॉल्व है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। जिसके बाद जिनवू उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है तो जिनवू अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद जिनवू से कहता है कि हुआन डोंग सू काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिनवू कहता है कि जिन्हो कुछ मत बोलो, अब मुझे सब संभालने दो। जिसके बाद डोंग सू जिनवू से जोर से चिल्ला करके कहता है कि क्या तुमने ही मेरे भाई और उसकी स्क्वाड को मारा था। और इसी के बाद हमें देखने को मिलता है हुआन डोंग सू और जिनवू आमने सामने आ चुके हैं और हुआन डोंग सू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन जिनवू उसका कोई आंसर नहीं करता है। जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिनवू की तरफ पंच करने आता है। लेकिन जिनवू उसके पंच को इजीली डॉज कर देता है और अपना पंच लिटरली उसके पेट पर मारता है। और इस पंच के बाद लिटरली डोंग सू उस वेयर हाउस के बिल्कुल पीछे जाके एक पाइप से टकराता है और इसी पंच से उसकी हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी होती है। लेकिन जिनवू उसी पाइप पर आकर के दोबारा से बैठता है और उसका सर दोबारा से उसी पाइप में दे मारता है। लेकिन इसी के बाद थॉमस आंद्रे भी वहाँ पर आ जाता है और जिनवू से कहता है कि मैंने हुआन डोंग सू से पहले ही कहा था कि वो तुमसे पंगा ना ले और मैंने उसे कुछ ऐसा करने से बिल्कुल मना किया था। बाय द वे, क्या हुआन डोंग सू अभी तक जिंदा है। जिसके बाद जिनवू कहता है अभी के लिए। जिसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि ओह लगता है तुम बात करना चाहते हो, तो आओ क्यों ना हम बात कर लें, और अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं प्रिटेंड करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद जिनवू कहता है अगर मैं मना करूँ तो। जिसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि तो फिर वो मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, वो एक ऑर्डर होगा, उसे जाने दो। जिसके बाद जिनवू कहता है मुझे मंजूर है और डोंग सू को लिटरली उठा करके फेंक देता है। जिसके बाद ही डोंग सू सोचता है कि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, तुम्हें हम दोनों के बीच आना ही होगा, जल्दी करो, मेरे लिए संग जिनवू को मार डालो, थॉमस आंद्रे। और इसी के बाद हमें पहली बार देखने को मिलता है जिनवू के सामने एक नेशनल लेवल हंटर और यहीं से हमारा 3rd पार्ट भी स्टार्ट होता है, पार्ट 3 बियॉन्ड मोर्टेलिटी। और इन दोनों के आमने सामने आने के बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद जिनवू कहता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद थॉमस आंद्रे सोचता है कि इसको पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, इसके बाद भी ये चूज कर रहा है मेरे अगेंस्ट फाइट करना। ये अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करेगा और अपना हाथ जिनवू को पकड़ने के लिए जोर से आगे बढ़ाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे गिल्ड के मेंबर्स भी वहाँ पर आ चुके हैं और वहाँ पर तभी एक ब्लास्ट होता है। लिटरली एकदम से तबाही मचनी स्टार्ट हो चुकी होती है और वेयर हाउस को तोड़ करके जो बाहर आता है वो और कोई नहीं थॉमस आंद्रे होता है और अपने सारे लोगों से कहता है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी के बाद थॉमस आंद्रे कुछ नोटिस करता है कि जिनवू ने इग्रिस और एक ड्रैगन को समन किया है और वो उनसे कहता है कि जिन्हों को पास के किसी हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी लेकर जाओ और इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। जिसके बाद इग्रिस जिन्हों को लेकर के वहाँ से उड़ जाता है और थॉमस आंद्रे अपनी पावर्स बाकी के हंटर जो कि वहाँ पर आ चुके हैं उनके साथ शेयर करता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो, जाओ उसे पकड़ो। लेकिन जिनवू भी अकेला नहीं होता है, उसने अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर ली होती है और इसे देखने के बाद थॉमस आंद्रे कहता है अब कुछ मजा आने वाला है, लगता है अब मेरा टाइम पूरी तरह से यूटिलाइज होने वाला है। और सच कहूँ तो अब मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है डोंग सूक के साथ तुमने क्या किया, अब ये बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है, मैं इस एरोगेंट हंटर को यहीं पर ही मार डालूंगा। और जिनवू से दोबारा से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है,
अपनी गलती मान लो और सरेंडर कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। लेकिन इसी के बाद जिनवू कुछ ऐसी चीज करता है जो कि तुम भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और इसे देखने के बाद थॉमस आंद्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के बाद हमें देखने को मिलती है थॉमस आंद्रे की आर्मी वर्सेस जिनवू की आर्मी, और जिनवू वर्सेस थॉमस आंद्रे। और ये बैटल काफी ज्यादा एपिक होता है क्योंकि दोनों तरफ की आर्मी एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाली थी, और थॉमस आंद्रे जिनवू की आर्मी को काफी आसानी से मार रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है टस्क पर, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और बाकी की शैडो आर्मी को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन तभी थॉमस आंद्रे उसको एक ही झटके में मार डालता है, और नीचे जाते ही थॉमस आंद्रे की नजर पड़ती है जिनवू पर, जिसे देखने के बाद थॉमस आंद्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू पर काफी तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे जिनवू की शैडो आर्मी का एक बंदा देख लेता है और थॉमस आंद्रे के सामने आता है उसको रोकने के लिए। लेकिन थॉमस आंद्रे उसे पंच करता है। तभी इतने में जिनवू उसके पीछे आ जाता है और थॉमस आंद्रे पर पंच करता है और अपना डैगर निकाल के उसको वहीं पर ही मारने का ट्राई करता है। लेकिन थॉमस आंद्रे की स्किन काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है और ये डैगर थॉमस आंद्रे का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है, जिसके बाद थॉमस आंद्रे जिनवू को पकड़ के बिल्कुल दूर फेंकता है और अपनी टेलीकिनेसिस को यूज करके जिनवू को हवा में ही पकड़ लेता है। जिसके बाद जिनवू भी अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है थॉमस आंद्रे के ऊपर, लिटरली उसको जमीन के ऊपर पुश कर रहा होता है, जिसे थॉमस आंद्रे भी समझ नहीं पाता है। और इतनी ज्यादा पावर उसने अभी तक फील नहीं की होती है और वो समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो जमीन में धंस जाएगा। और इसी के बाद थॉमस आंद्रे सोचता है कि मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसके बाद भी वो मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के बाद जिनवू थॉमस आंद्रे पर एक जोरदार पंच करता है, जिसके बाद थॉमस आंद्रे काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन इसके बाद ही जिनवू रुकता नहीं है, वो थॉमस आंद्रे पर बार बार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, ये मेरी गलती थी, और जोर से चिल्लाता है रीइंफोर्समेंट। और यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि थॉमस आंद्रे कोई छोटा मोटा नेशनल लेवल हंटर नहीं है, इनफैक्ट वो एक वेसल है रूलर्स का। और रीइंफोर्समेंट बोलने के बाद ही थॉमस आंद्रे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और ये वही वाली फॉर्म है जिसकी मदद से इसने कामिश को भी हराया था। तो तुम समझ ही सकते होगे ये फॉर्म कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और इसी फॉर्म को देखने के बाद जिनवू समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली नेशनल लेवल हंटर तो नहीं है। और यहाँ पर थॉमस आंद्रे भी बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुका होता है और जोर से उछल के जमीन पर एक हाथ मारता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई जमीन ही नहीं बचती है, लिटरली सब कुछ खाक हो जाता है, जिसे देख करके जिनवू काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसी के बाद ही थॉमस आंद्रे अपना एक अटैक बनाता है और कहता है कैप्चर। और लिटरली ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ अपने अंदर समन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किसी तरह जिनवू अपनी कमांडर्स अथॉरिटी की मदद से इसके अंदर जाने से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वहाँ का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो काफी ज्यादा होने लगता है, लिटरली अब वहाँ पर कोई वेयर हाउस होता ही नहीं है। इसी के बाद ही जिनवू की नजर पड़ती है थॉमस आंद्रे पर और ये दोनों अब एक दूसरे को देखते हैं। जिसके बाद जिनवू वहाँ से नीचे उतरता है और थॉमस आंद्रे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उससे पहले बढ़ पाता थॉमस आंद्रे उसकी तरफ पहले ही आ चुका होता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन जिनवू उस अटैक को डॉज करके थॉमस आंद्रे पर अटैक करता है, लिटरली उसके मुंह पर अपनी नी दे के मारता है, जिसे देखने के बाद बाकी सारे गिल्ड मेंबर्स और थॉमस आंद्रे के बाकी सारे सेक्रेटरीज काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, वो एक मामूली हंटर से आखिर कैसे हार गया, क्योंकि जिनवू थॉमस आंद्रे को काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है और थॉमस आंद्रे की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है, लिटरली उसे मारता ही रहता है और रुकता नहीं है। और इसी के बाद जिनवू कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद थॉमस आंद्रे हार मान लेता है और कहता है कि इट्स ओवर। जिसके बाद जिनवू उसे मारना रोक देता है और इसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि मैं हार गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं हार गया। जिसे देखने के बाद थॉमस आंद्रे के बाकी सारे सेक्रेटरीज भी कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रेट थॉमस आंद्रे संग जिनवू से हार गए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि जल्दी से थॉमस आंद्रे को हील करो। तभी उनकी नजर डोंग सू पर भी पड़ती है और उसको चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वान डोंग सू मारा जा चुका है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने शैडो एक्सचेंज का यूज किया है और वो वापस से कोरिया में आ गया है, क्योंकि बैरू को वो कोरिया में छोड़ करके गया था और अब बैरू ही जिन्हो को ट्रीट कर रहा है। तभी जिनवू को एक आवाज आती है और इसके बाद वो कहता है कि क्या है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी आर्मी में एक नए बंदे को भी ऐड कर लिया है, जो कि उससे कहता है कि माइली प्लीज मेरा कोई नाम रख दो। जिसके बाद जिनवू कहता है कि ग्रीड कैसा रहेगा, क्योंकि तुम ग्रीडी होकर के ही मरे हो।
यानी कि लालची। जिसके बाद जिनवू से कहता है कि अपना सर नीचे करके दोबारा से लेट जाओ वान डोंगसू। और इसी के बाद जिनवू दोबारा से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चला जाता है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेता है। अगर इसके आगे की कहानी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शॉर्ट दिया है, तुम उसको देख सकते हो। लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।